नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। उत्तराखंड में 9 नवंबर को यूसीसी लागू होने जा रही है। रूल्स एवं रेगुलेशन कमेटी ने अपनी अंतिम बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे 1 हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। कमेटी का काम पूरा होने के बाद अब यह तय हो गया है कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो यह कानून लागू करेगा। उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच साझा ढांचा और शिक्षक शेयरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों के अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षकों से पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही उन्हें बेहतरीन खेल सुविधाएं भी मिलेंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार इस पहल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा। मालवेयर हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद हुई उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटें जैसे चारधाम पंजीकरण, ई ऑफिस और अपनी सरकार अब फिर से सुचारू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में राज्य के आईटी विभाग ने तेजी से काम करते हुए साइट्स को पुनः चालू कर दिया है। इसमें सीएम हेल्पलाइन भी शामिल है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस घटना के दौरान कोई डाटा लॉस नहीं हुआ और सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर साल प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा के 3 अतिरिक्त शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार का मानना है कि कई शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजर पाते, इसलिए उन्हें बिना आवेदन ही सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड की महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए फायर सर्विस और एसडीआरएफ में अपनी जगह बनाई है। इस साल जनवरी में 260 महिला फायर कर्मियों और 25 महिला रेस्क्यूअरों ने दोनों विंग में शामिल होकर अपने अद्वितीय योगदान से कई जानें बचाई हैं। अग्निकांड से लेकर खतरनाक पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में इनका साहस देखने योग्य है। ये महिलाएं अब न केवल अपराध से लड़ रही हैं बल्कि अग्नि और आपदा से भी जूझने का दमखम दिखा रही हैं। उत्तरकाशी के तांबाखानी सुरंग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। 2013 में बनी यह सुरंग पानी के रिसाव और गंदगी से भरी हुई है, जिससे पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसे किसी विभाग को सौंपा नहीं गया है, जिससे हालात सुधरने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। 2 साल पहले बीआरओ को सुरंग सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। प्रशासनिक सुस्ती से यह सुरंग पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीते 48 घंटों में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी में रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च कर जनता से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले 9 महीनों में 30 से ज्यादा रिश्वतखोरों को जेल भेजा गया है और इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देहरादून पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे परीक्षा धांधली के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था। इस मामले में पहले ही मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सेलाकुई थाना प्रभारी सैंकी कुमार ने बताया कि आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर देहरादून लाया गया है, जहाँ उसे पूछताछ की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को विवाह के लिए देहरादून में संपत्ति न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों और उनके परिवारों की पहली प्राथमिकता देहरादून में जमीन या मकान होना बन गई है, जिससे गांव और कस्बों के युवाओं को विवाह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के कई युवाओं ने बताया कि देहरादून में संपत्ति न होने के कारण उनके विवाह में देरी हो रही है, भले ही उनके पास अच्छी नौकरी और गाँव में प्रॉपर्टी हो। उत्तराखंड में पहली बार दालचीनी की व्यावसायिक खेती के लिए चंपावत और नैनीताल जिलों में 6000 हेक्टेयर में दालचीनी वैली विकसित की जा रही है। इसके लिए सगंध पौध केंद्र सेलाकुई ने दालचीनी के 2 लाख पौध की नर्सरी तैयार की है, जिन्हें अगले साल मानसून सीजन में किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ाने और मसालों तथा फ्लेवर उत्पादनों में स्थानीय दालचीनी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए डायल 1064 विजिलेंस के बड़े हथियार के रूप में सामने आया है।
इस वर्ष रिकॉर्ड घूस मांगने के 32 आरोपी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विजिलेंस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो पिछले पूरे साल से दोगुनी से भी ज्यादा संख्या है। इसके अलावा यह डायल 1064 पर भ्रष्टाचार की 1100 से अधिक शिकायतें विजिलेंस को मिल चुकी हैं, जिसमें से कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अन्य पर शासन की हाँ ना का इंतजार किया जा रहा है। SCERT उत्तराखंड की निदेशक वंदना गबरियाल ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षरों को साक्षर बनाने की पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निरक्षरों को आधारभूत साक्षरता और जीवन कौशलों जैसी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के तहत उल्लास नामक सामग्री का विकास किया जाएगा। इस पहल से निरक्षरों को संख्या, अंक और स्वास्थ्य के साथ कानूनी जागरूकता पर जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 3 साल के विद्युत लाइसेंस जारी करने की मांग की है। उन्होंने ऊर्जा निगमों में कमीशनखोरी और उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। बैठक में स्थानीय अनुभवी लोगों को प्राथमिकता देने और ठेकेदारों की श्रमिक दरों को बढ़ाने की मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर उत्पीड़न जारी रहा तो वे एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। रुद्रप्रयाग के 5 युवाओं ने चोपता से मध्य महेश्वर तक 78 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक खोजा है। इस ट्रैक को पूरा करने में उन्हें 5 दिन लगे, जिसमें खमदीर और शेषनागकुंड जैसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ट्रैक का उद्देश्य हिमालय के पंचकेदार यात्रियों को एक नया मार्ग प्रदान करना और बिशुनी ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। यह ट्रैक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा देगा। उत्तराखंड सरकार और ITBP के बीच अनुबंध के तहत सीमांत गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। इससे स्थानीय पशुपालक और किसान अपनी उपज और पशुधन को ITBP की पोस्ट तक पहुंचा सकेंगे। इस पहल से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के करीब 4000 किसान और पशुपालक लाभान्वित होंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन सीमांत क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी, जिससे पलायन को भी रोका जा सकेगा। 26 साल पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर घर से निकली तारा देवी बाल कल्याण समिति की सदस्य रेखा रानी की मदद से अपने परिवार से मिल पाई है। नैनीताल के पदमपुरी की रहने वाली तारा देवी 1998 में घर से चली गई थी और 2018 में पिथौरागढ़ पहुंची। रेखा रानी ने उन्हें पहचान कर कोशिशें की, लेकिन सफलता 2 साल बाद मिली। बेटे प्रेमचंद्र ने मां को मृत मान लिया था, पर जब उसने अपनी मां को देखा तो वह भावुक हो गया। अब तारा देवी सकुशल अपने परिवार के पास लौट आई है। राजपुर पुलिस ने 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लॉटरी जीतने का लालच देकर पीड़ितों को लिंक भेजकर ठगी की। जांच में पता चला कि इस गिरोह का एक सदस्य बिहार में बैठकर ठगी को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और ICVT हरिद्वार बाईपास रोड से अमन और ईशान त्यागी को गिरफ्तार किया। गिरोह के तीसरे सदस्य को पकड़ने के लिए पुलिस टीम बिहार रवाना हो गई है। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार के लाल बत्ती चौक का नाम बदलकर तीलू रौतेली चौक रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीलू रौतेली की वीरता की कहानी सभी को प्रेरणा देती है। चौक पर तीलू रौतेली की प्रतिमा को बीच में लगाकर भव्य रूप दिया जाएगा। तीलू रौतेली, जो मात्र 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में उतरी थी, उत्तराखंड की वीरांगना मानी जाती है। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के समान सम्मान प्राप्त है और उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मसूरी में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान से ज्यादा जमीन है और यह लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। गौतम ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले ही देश के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। हल्द्वानी के लामाचौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 17,000 सरकारी नौकरियां देकर इतिहास रचा है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं और सरकार सशक्त भू कानून लाने वाली है। इसके साथ ही सरकार नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों का यह आंकड़ा ऐतिहासिक है और राज्य के विकास में अहम योगदान देगा। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यशाला में गढ़वाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हमें नई पीढ़ी को अपनी भाषा विरासत में देनी होगी ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। इस कार्यशाला में गढ़वाली के मानकीकरण पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि गढ़वाली बोली की विविधता को एकीकृत करना चुनौती है और भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रयास भी होने चाहिए।
गढ़वाली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से भाषा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट बसे जातुंग गांव में पहली बार 12,000 फीट की ऊंचाई पर बाइक रैली का आयोजन किया। सेना के 21 जवानों ने नीलांग और जातुंग घाटियों में इस रैली को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह पहल सीमांत गांवों को पुनर्वास और पर्यटन से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इस रैली में सेना के साथ निजी बाइक राइडर्स भी शामिल थे। गांव के युवाओं के साथ चर्चा में सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इन वीरान हो चुके गांवों को पुराने स्वरूप में फिर से बसाना चाहिए ताकि यह पर्यटन के लिए आकर्षण बन सके। उत्तरकाशी में आयोजित रामलीला में इस बार भी राजा जनक और सुनैना का किरदार वास्तविक पति पत्नी निभा रहे हैं। इस परंपरा की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब किसी दंपति ने पहली बार इन पात्रों को निभाया। इस वर्ष संतोष नौटियाल और उनकी पत्नी पुनीता जनक और सुनैना का किरदार निभा रहे हैं। दर्शकों ने इन दंपतियों के अभिनय को खूब सराहा। पहले महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब महिलाएं और दंपति इस परंपरा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे रामलीला और भी खास हो गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल www.recruitment.itbppolice.nic.in पर होगी। ITBP द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।